हूँ। चौथे चरण के कई जिलों का दौरा इन्होंने किया है और अब फिर पांचवें चरण के लिए भी अभी निकलने वाले हैं। बीरेन जी, आपका अनुमान, एनालिसिस चौथे चरण के लिए क्या है? कौन से मुद्दे हैं, कौन से बड़े नेता हैं, क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्या इशूज चल रहे हैं और चौथा चरण कितना निर्णायक है? देखिए, ये चरण ऐसा है जिसमें दंगा और पलायन ये बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो राजधानी लखनऊ भी इसमें शामिल है। लखनऊ से जुड़े हुए जो आसपास के इलाके हैं, ज़्यादातर इसमें अगर मतदाता आप देखेंगे तो नौकरी पेशा वाले लोग हैं। लोग शांति से जीवन चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं। इस तरह के माहौल चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में है। अब जो मुद्दा रहता है बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का, दवाई पानी का, अस्पताल का, स्कूल का, ये हमेशा हर सरकार में रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मतदान हमेशा बड़े शहरों में कम होता है। लखनऊ का भी यही रिकॉर्ड है कि ये मतदान में फिसड्डी रहते हैं, विचार में और राय बनाने में, राय देने में आगे रहते हैं। तो लखनऊ में छुट्टी मिलेगी लोगों को तो शायद वो उसको आराम में गुजार दें। यहाँ छोला भटूरा खाकर बॉडी बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं और वो इसी तरह की लफाजी करते रहते हैं। गांव में तो नेता कहते बड़ी भीड़ आ गई, लेकिन वहाँ तो आधी भीड़ तो हेलीकॉप्टर देखने आती है। अब उससे आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन पार्टी जीत रही है? हम ये कैसे कहते हैं कि किस पार्टी को लाभ है और किस पार्टी को लाभ कम हो रहा है? कोई दवाई नहीं है एलोपैथिक की कि खाए तो बुखार उतरा, नहीं तो दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। तो ये तो देखिए, लोकतंत्र में श्योर शॉट इलाज करना होगा। जिसको दीजिए बहुमत दीजिए, सरकार बने तो बहुमत की बने। चौथा चरण इसलिए याद रखा जाएगा कि इस चरण में लड़ाई के साथ साथ विधायक का जो चेहरा है कैंडिडेट का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कैंडिडेट के चयन को लेकर काफ़ी जूझना पड़ा। मैं फिर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी अपेक्षित कैंडिडेट कई जगह पर वो नहीं दे पाई है और उसके इस चरण में अगर कमज़ोर होने के पीछे कोई कारण बनेगा तो यही बनेगा। बीजेपी यहाँ से बम्पर जीतती रही है और बीजेपी में जिस तरह से नाम है और उनके नेता लगते हैं, कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी केंद्रीय मंत्री, कभी मुख्यमंत्री और कई सारे कैबिनेट मंत्री, ब्रजेश पाठक, महेंद्र सिंह, दिनेश शर्मा, तमाम इतने बड़े बड़े नाम लखनऊ में है, स्वतंत्र देव, तमाम सारे लोग यहीं रहते हैं जी। मायावती भी वोट डालेंगी, सतीश चंद्र मिश्रा वोट डालेंगे, राजनाथ सिंह वोट डालेंगे कल। तो राजधानी लखनऊ से एक तय होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार का क्या स्थिति बनने वाली है, क्या विजन। वैसे हम लोग ये सोचते थे कि पहला दूसरा जो चरण होगा और तीसरा चरण आते आते स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है। लेकिन ऐसा समीकरण और जातियों के गणित में उलझा है मामला कि अभी आपको 7 चरण तक इंतजार करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के मतदाता 5 साल इंतजार करते हैं जी। उनको यह तय करना होगा कि वो कैसा विधायक चुनने जा रहे हैं, कैसी सरकार चुनने जा रहे हैं। ऐसा विधायक चुनिएगा जो 5 साल जनता के लिए कुछ करे, जो खाली वोट लेकर किनारे ना हो जाए। आप प्रदेश की जनता अगर जातिवाद के आधार पर बह जाएगी तो फिर उसे 5 साल पछताना पड़ेगा। जो लोग जात के आधार पर वोट देते हैं, जो लोग प्रलोभन से वोट देते हैं, पैसे से और दूसरी चीज़ों से, वो बाद में सवाल नहीं कर सकते। विकास के लिए वो नेता को बाध्य नहीं कर सकते। देखिए ब्रजेश जी, इस चरण में आप एक चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदू मुस्लिम एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये नौकरी चाकरी वाले ये बाहर नहीं निकलते लेकिन चर्चा बहुत करते हैं। सचिवालय है, तमाम सरकारी कार्यालय है, तमाम प्राइवेट संस्थान हैं, ये सब कहते हैं भाई वेतन भोगी लोग हैं, ये खाना पीना पा रहे हैं, पेट भरा है, इनको हिंदू मुस्लिम से परेशानी है। ये चरण में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी का लाभ बीजेपी लेती है। आप देखिए कि इसीलिए शहरी सीटों पर बीजेपी ज़्यादा हावी रहती है। लेकिन ये 60 सीटों का मामला है, ये
ये 60 सीटें चौथे चरण की उत्तर प्रदेश में बड़ी निर्णायक हैं। जो समाजवादी पार्टी कहती है हम शतक लगा चुके हैं, अखिलेश यादव कहते हैं। बीजेपी अभी शतक का दावा नहीं कर रही है, लेकिन वो कह रही सरकार हम ही बनाएंगे। और ये दोनों बातें ऐसी हैं कि ना तो इसको आप जुमलेबाजी मान सकते हैं, ना धोखा मान सकते हैं, ना फरेब मान सकते हैं। इसको मतदाता का मूड मान सकते हैं जो सबको अंधेरे में रखे है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट किस करवट बैठेगा। मतदाता अंधेरे में रखे हैं? नहीं, मतदाता शोर नहीं मचाता ना। ओके। जिस तरह से नेता मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतदाता चुपचाप है, इसलिए आकलन नहीं हो पा रहा है लोगों का। मायावती ने कितनी सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर प्रदेश का ये चरण या जितने चरण होंगे आप सीधा मुकाबला तो बात कर सकते हैं, लेकिन त्रिकोणीय से इनकार नहीं कर सकते। और कांग्रेस का खाली यहाँ पर घास छोलने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस, मैं कब ऐसा बोला वीरेंद्र जी? एक ऐसी जमीन तैयार कर रही घास छीलकर जिस पर सरपट दौड़ सके, उसका हेलीकॉप्टर उतर सके और उसके भविष्य की पिच वो तो बना रही है जी। वो 22 के लिए लड़ रही हो ना लड़ रही हो, लेकिन वो 24 के लिए लड़ रही है। त्रिकोणीय मुकाबले से आप इनकार नहीं कर सकते, जहां भाजपा है, सपा है और बसपा है। और मायावती के लिए ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट अखिलेश के लिए भी है जी, कि सरकार बनाने पर ही सब कुछ निर्भर है। ऐसे नहीं है कि इस बार नहीं तो अगली बार देखा जाएगा। अगली बार गंगा में बहुत पानी बह जाएगा, गोमती में। यहाँ गंगा गोमती और उधर प्रयाग संगम तक पहुँचते पहुँचते वोट इधर का उधर चला जाएगा। कांग्रेस बहुत बड़ा खतरा है क्षेत्रीय दलों के लिए, वोट उधर ट्रांसफर हो जाएगा, पछताना पड़ेगा, हाथ नहीं आएंगी चीजें। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चुनाव में वो कुछ कमाल दिखाए। आप तो डॉक्टर की तरह बीमारी का पर्चा बना दिए वीरेंद्र जी। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है चुनाव हर 5 साल पे होता है, होना चाहिए, लेकिन हम आप बहुत बार देखते हैं। आपने कहा कि बीएसपी से बड़े बड़े नेता आए, बात सही है। बाबू सिंह कुशवाहा हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, दद्दू प्रसाद हैं, गंगाराम अंबेडकर हैं, तमाम सारे ऐसे नाम हैं, इंद्रजीत सरोज हैं, आज लालजी वर्मा हैं, रामअचल राजभर हैं, ओम प्रकाश, सब आप जो देख रहे हैं। अभी तो ये चौथा चरण ब्रजेश जी, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप तो ये सब और जो गठबंधन के दल हैं उनकी और परीक्षा होगी। बहरहाल चेहरे उसी तरह के नजर आते हैं, कोई कभी भाजपा के साथ है, कोई सपा के साथ है, कोई माँ किसी के साथ है, बेटी किसी के साथ है। तो तमाम सारे रंग हैं इन चुनावों के। इसका आनंद लीजिएगा कि रिश्ते वही हैं, अदाकार नए हैं, जज्बात वही हैं, जवाबदार नए हैं, मंच वही है, कलाकार नए हैं, और जिंदगी वही है, किरदार नए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।